हेलो एवरीवन। हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का स्टैंडर्ड देख रहे थे और IFRS 15 रेवेन्यू के स्टैंडर्ड में रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हवाले से प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल को डिटेल में कवर कर रहे थे। अपने पिछले लेक्चर्स में, अपनी पिछली वीडियोस में इन 5 स्टेप्स में से हमने 2 स्टेप कवर किए थे। दैट इज स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर एंड स्टेप 2 आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। आज के इस लेक्चर में हम IFRS 15 की 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और फिर हम लेटर स्टेज पे आने वाले वक्तों में रिमेनिंग 3 स्टेप्स को कवर कर रहे होंगे। इन 3 स्टेप्स को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करना या आज के इस लेक्चर में कवर करना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आने वाले जो 3 स्टेप्स हम कवर करेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हवाले से, इन रिमेनिंग स्टेप्स के अंदर ये जार्गन्स या टेक्निकल टर्म्स बार बार रिपीटेडली इस्तेमाल की जा रही होगी। तो IFRS 15 का ये स्टैंडर्ड हमें प्रेजेंटेशन के हवाले से, डिस्क्लोजर के हवाले से 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स या 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे साथ डिस्कस करता है। वन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, second one is called contract receivable and the third one is called contract asset। अभी जो 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज या 3 टेक्निकल जार्गन्स या टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है, इनके हम IFRS 15 की डेफिनेशन को देखेंगे ही, लेकिन पहले हम इनको आसान अल्फाजों में सिंपलर वे में कवर करते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल कवर करते हैं और फिर इसके बाद IFRS 15 के प्रोविजन को भी हम रीड कर रहे होंगे। तो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं या 3 टर्मिनोलॉजीज है जो हमें आज के इस डिस्कशन में कवर करनी है। पहला है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, दूसरा है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल और तीसरा है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का मतलब है कि कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम द कस्टमर, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम द कस्टमर और द कंसिडरेशन इज ड्यू फ्रॉम द कस्टमर और द कंसिडरेशन इज ड्यू फ्रॉम द कस्टमर फॉर विच गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर, अगेंस्ट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर टू द कस्टमर। देखें, अगर एक कंपनी, अगर एक एंटिटी अपने कस्टमर से कंसिडरेशन एडवांस में रिसीव कर ले, अगर एक कंपनी, अगर एक एंटिटी अपने कस्टमर से कंसिडरेशन एडवांस में रिसीव कर ले या फिर कंसिडरेशन ड्यू हो चुकी हो या फिर कस्टमर से कंसिडरेशन मांगने का राइट ड्यू हो चुका है, कस्टमर से कंसिडरेशन डिमांड करने का राइट ड्यू हो चुका है, लेकिन कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज फ्यूचर में प्रोवाइड करनी है, तो इस केस में हम अपने पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। मैं रिपीट करता हूं, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक कंपनी अपने कस्टमर से कंसिडरेशन एडवांस में रिसीव कर ले या फिर कस्टमर से कंसिडरेशन ड्यू हो जाए, कस्टमर से कंसिडरेशन मांगने का राइट ड्यू हो जाए, कस्टमर से कंसिडरेशन डिमांड करने का राइट ड्यू हो जाए, लेकिन आपने गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को फ्यूचर में प्रोवाइड करनी है, तो इस केस में आप अपने पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इज कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एडवांस और कंसिडरेशन ड्यू फ्रॉम द कस्टमर against which goods and services are to be provided in future to the customer। अगर कस्टमर से कंसिडरेशन रिसीव कर ली है या कंसिडरेशन ड्यू हो चुकी है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज फ्यूचर में प्रोवाइड करने, तो इस केस में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म, सेकंड टेक्निकल जार्गन है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल। कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल की डेफिनेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल इज द अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर। कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल इज द unconditional right to consideration from the customer irrespective of the fact whether goods and services are provided or not, whether goods and services are provided or not। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के हिसाब से हमारी कंपनी का, हमारी एंटिटी का कस्टमर से राइट टू कंसिडरेशन अनकंडीशनल हो जाए, हमारे कस्टमर से राइट टू कंसिडरेशन अनकंडीशनल हो जाए, यानी कि हमारे पास कस्टमर से राइट टू कंसिडरेशन अनकंडीशनल हो चुकी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए। सर, जिस वक्त हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर से अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन अराइज होगा, इस वक्त हम अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल में फर्क क्या है? सर, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का मतलब है कि कंसिडरेशन आपने एडवांस में रिसीव कर ली या कंसिडरेशन आपकी ड्यू हो चुकी है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज आपने कस्टमर को फ्यूचर में देना है, ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को जन्म देगा। कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल का मतलब है कि कस्टमर से राइट टू कंसिडरेशन अनकंडीशनल हो चुका है, वेदर कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए, वेदर कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए, हम अपने पास कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। और तीसरा टेक्निकल जार्गन है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट। कॉन्ट्रैक्ट एसेट की डेफिनेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज द कंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज द कंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर फॉर विच गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, अगेंस्ट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। अगर आपने अपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए,
अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर दिया है, लेकिन इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट, लेकिन इस गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट कस्टमर से जो कंसिडरेशन मांगने का राइट है, कस्टमर से जो हमारा राइट टू कंसिडरेशन है, ये कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब है कि ये डिपेंडेंट है, ये कंटिंजेंट है किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर, किसी फ्यूचर हैपनिंग के ऊपर, किसी फ्यूचर परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इस तरह के कंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन को हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट कह रहे होंगे। अब देखें, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट के दरमियान डिफरेंस समझिएगा। कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल इज द अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर, whereas कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज द कंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल के केस में हमने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए हो या ना किए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एसेट उसी वक्त अराइज होगा जब हमने अपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए होंगे, जब हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल इज द अनकंडीशनल राइट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज द कंडीशनल राइट। अब ये कंडीशन कोई भी कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस का इशू होना, फॉर एग्जाम्पल किसी थर्ड पार्टी इंजीनियर या वर्क सर्वेयर का वर्क को सर्टिफाई करना, फॉर एग्जाम्पल हमारी एंटिटी को कोई फ्यूचर परफॉर्मेंस हो सकती है। लेकिन पैसेज ऑफ टाइम इज नॉट द कंसिडरेशन, पैसेज ऑफ टाइम इज नॉट द कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं किसी को गुड्स या सर्विसेज देता हूं 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के क्रेडिट टर्म्स पे, 1 महीने के, 2 महीने के, 10 दिन के, 20 दिन पे उधारी पे, तो जो पैसेज ऑफ टाइम है इज नॉट द कंडीशन। अगर मैं किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रहा हूं तो ये कोई कंडीशन नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एसेट को जन्म नहीं देगा। कंडीशनल राइट का मतलब है कि कोई कंडीशन हो अदर देन पैसेज ऑफ टाइम। इट कैन बी इशूइंग या रेजिंग ऑफ इनवॉइस, इट कैन बी सर्टिफिकेशन बाय अ थर्ड पार्टी इंजीनियर, बाय अ थर्ड पार्टी वर्क सर्वेयर, इट कैन बी एनी अदर परफॉर्मेंस बाय अवर एंटिटी। लेकिन अगर आपका राइट टू रिसीव कंडीशनल है तो इस केस में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। अब मुझे अंदाजा है कि इन तीनों जार्गन्स की डेफिनेशन को डिस्कस करके इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे तो ये तीनों टेक्निकल जार्गन्स हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो इससे पढ़ने की एक एग्जांपल कवर करते हैं। देखिए हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कि मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक कोर्स ऑफर किया जाता है। इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कोर्स की फी रखी जाती है 18,000 रुपये और इस कोर्स का ड्यूरेशन है 6 महीने। यानी कि जो भी स्टूडेंट, जो भी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट इस कोर्स में इनरोल करवाएगा तो उसे 18,000 रुपये की फी पे करनी होगी और 6 महीने तक उसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस ऑफर की जा रही होगी। अब हमारे कॉलेज की, हमारे इंस्टीट्यूट की पॉलिसी यह है कि जिस वक्त स्टूडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कोर्स में इनरोलमेंट करवाएगा, डे 1 पे उसने पूरे 18,000 रुपये एडवांस में पे करने हैं। ज़्यादातर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इसी तरह से पॉलिसी होती है कि जब आप किसी कोर्स में, किसी करिकुलम में अपने आप को इनरोल करवाते हो तो अपने इनरोलमेंट के वक्त ही 100% फी एक तरह से एडवांस में पे करनी होती है। तो मेरे कॉलेज में एक कोर्स ऑफर किया जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से। 18,000 की इसकी फीस रखी गई है, 6 महीने का इसका कोर्स ड्यूरेशन है और इंस्टीट्यूट की पॉलिसी ये है कि अगर कोई स्टूडेंट इस कोर्स में इनरोलमेंट करवाता है तो डे 1 पे उसे 18,000 रुपये की फुल फी एडवांस में पे करना होगी। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं ना एजुकेशनल सर्विसेज की या टीचिंग सर्विसेज की, तो एजुकेशनल सर्विसेज या टीचिंग सर्विसेज प्रैक्टिकली ऐसे सर्विसेज है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड की जा रही होती है। और अगर ये टीचिंग सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड की जा रही है तो इसका मतलब है कि इसका रेवेन्यू भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड किया जा रहा होगा, इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रही होगी। तो अगर ये 6 महीने का कोर्स है और 18,000 रुपये की टोटल फी है तो मैं 18,000 को सिंपली 6 महीनों से अगर डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब है कि हर महीने में 3,000 रुपये की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर महीने मुझे सिंपली 3,000 रुपये का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना होगा। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स ऑफर किया जा रहा है जिसकी 18,000 रुपये की फीस है, 6 महीने का कोर्स ड्यूरेशन है और इंस्टीट्यूट की पॉलिसी के हिसाब से पूरे 18,000 रुपये डे 1 पे एडवांस में पे करने होंगे। अब 3 डिफरेंट सिनेरियोज है मेरे पास और इन तीनों डिफरेंट सिनेरियोज में वो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहले सिनेरियो में आपसे कहता है कि आपके पास एक स्टूडेंट आया और इसने इनरोलमेंट के वक्त ही 18,000 रुपये की फीस पे कर दी। आपके पास एक स्टूडेंट आया और उसने इनरोलमेंट के वक्त ही 18,000 रुपये की फीस पे कर दी, यानी कि स्टूडेंट पेड द फुल फी एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट। अब डे 1 पे जब स्टूडेंट ने एडवांस में पूरे 18,000 रुपये पे कर दिए तो हमारे पास कैश एंड बैंक 18,000 से डेबिट हो रहा होगा, हमारे पास कैश एंड बैंक 18,000 रुपये से डेबिट हो रहा होगा। क्या डे 1 पे मैंने कस्टमर को कोई गुड्स एंड सर्विसेज दे दी हैं? नहीं सर, आपने कस्टमर को कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दिए, यानी कि आप कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर गुड्स एंड सर्विसेज मुझे कस्टमर को कब देने हैं? सर गुड्स एंड सर्विसेज मैं कस्टमर को आने वाले 6 महीनों में दे रहा हूँ, लेकिन कंसिडरेशन मैंने कस्टमर से एडवांस में रिसीव कर ली। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की डेफिनेशन में कवर किया था कि कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एडवांस, consideration received in advance against which goods and services are to be provided in future। चूंकि पहले सिनेरियो में स्टूडेंट ने पूरी 18,000 रुपये की फीस डे 1 पे कर दी,
हमारे पास कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 18,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। हमारे पास कैश एंड बैंक 18,000 से डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 18,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कस्टमर से 18,000 रुपए एडवांस में ले लिए, लेकिन सर्विसेज हम उससे कब प्रोवाइड करेंगे? सर्विसेज हम आने वाले 6 महीनों में प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो डे 1 पे आपने कैश एंड बैंक डेबिट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 18,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। अब आने वाले 6 महीनों में ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे मैं स्टूडेंट को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस ऑफर करूंगा, जैसे जैसे मैं स्टूडेंट को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लासेस कंडक्ट करूंगा, हर महीने के आखिर में मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू रिकॉर्ड करता जाऊंगा। फॉर एग्जांपल पहले महीने का आखिर आया, 18,000 में से 3,000 की सर्विसेज मैंने प्रोवाइड कर दी, तो अब 18,000 में से 3,000 का मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, क्योंकि 3,000 रुपए की टीचिंग सर्विसेज में प्रोवाइड कर चुका हूं। तो पहले महीने के आखिर में हमारे पास रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा 3,000 रुपए से, हमारे पास रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा 3,000 रुपए से। और अब हम डेबिट क्या करेंगे? सर जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आपने डे 1 पे 18,000 से क्रेडिट किया था, वही कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पहले महीने के आखिर में 3,000 रुपए से डेबिट हो रहा होगा। यानी कि पहले महीने के आखिर में कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट 3,000 रुपए से। इसी तरीके से दूसरे महीने के आखिर में, तीसरे महीने के आखिर में, चौथे महीने के आखिर में, पांचवें महीने के आखिर में, छठे महीने के आखिर में, जैसे जैसे हर महीने के आखिर में मैं एक एक महीने की सर्विसेज प्रोवाइड करता जाऊंगा, हर मंथ एंड पे मैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू 3,000 रुपए से क्रेडिट करता जाऊंगा। तो ये तो पहला सिंपल सा केस था जिसमें एक स्टूडेंट मेरे कॉलेज में आ रहा है और पूरी 18,000 रुपए की फीस एडवांस में डे 1 पे कर रहा है। जब स्टूडेंट ने 18,000 रुपए की फीस एडवांस में पे की, सर्विसेज मुझे आने वाले 6 महीनों में प्रोवाइड करनी है, मैंने डे 1 पे कैश एंड बैंक डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर दिया। आने वाले 6 महीनों में जैसे जैसे मैं उसे टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करता जाऊंगा और रेवेन्यू 3,000 रुपए से क्रेडिट करता जाऊंगा। अब आते हैं सेकंड केस के ऊपर, सेकंड सिनेरियो के ऊपर। सेकंड सिनेरियो में कहता है कि एक स्टूडेंट आपके कॉलेज में इनरोलमेंट करवाता है, एज पर द पॉलिसी उसकी कंसिडरेशन पहले ही दिन ड्यू हो गई थी। यानी कि इंस्टीट्यूट की पॉलिसी के हिसाब से जिस वक्त स्टूडेंट ने इनरोलमेंट रजिस्टर्ड करवाई, उसी वक्त उसको 18,000 रुपए पे करने थे, लेकिन स्टूडेंट ने एक्चुअली 2 महीने के बाद 18,000 रुपए पे किए। इंस्टीट्यूट की पॉलिसी के हिसाब से डे 1 पे 18,000 रुपए ड्यू हो चुके थे, लेकिन हर दिन हम उससे पैसे मांगते थे, वो हमें डिले करता जा रहा था और फाइनली 2 महीने के बाद उसने हमें पैसे दे दिए। इस केस में क्या एंट्री बनाएंगे? सर इस केस में जिस वक्त स्टूडेंट ने डे 1 पे कोर्स में इनरोलमेंट करवाई, उससे राइट टू कंसिडरेशन अनकंडीशनल हो चुका था, क्योंकि इंस्टीट्यूट की पॉलिसी के हिसाब से जिस वक्त एक स्टूडेंट कोर्स में इनरोलमेंट करवाएगा तभी उसने 18,000 पे करने थे, तभी इंस्टीट्यूट उससे 18,000 डिमांड कर सकता है। यानी कि डे 1 पे इंस्टीट्यूट से जो राइट टू कंसिडरेशन है वो अनकंडीशनल हो चुका है। यानी कि डे 1 पे स्टूडेंट से जो राइट टू कंसिडरेशन है वो डे 1 पे ही अनकंडीशनल हो चुका है। तो अब आपके पास डे 1 पे ही कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल 18,000 से डेबिट हो जाएगा। आपके पास डे 1 पे ही कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल 18,000 से डेबिट हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल तो डेबिट हो गया क्योंकि हमारे पास कैश नहीं आया, लेकिन हमारा राइट टू कंसिडरेशन तो अनकंडीशनल है। सवाल ये क्रिएट होता है कि क्रेडिट क्या करेंगे? सर दोबारा से चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की डेफिनेशन पे। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एडवांस और कंसिडरेशन इज ड्यू फ्रॉम द कस्टमर फॉर विच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर। या तो आपने कस्टमर से कंसिडरेशन एडवांस में रिसीव कर ली हो, या फिर कंसिडरेशन कस्टमर से ड्यू हो चुकी हो, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज फ्यूचर में देने तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अराइज होगा। इस केस में जब स्टूडेंट ने इनरोलमेंट करवाई, हमारा राइट टू कंसिडरेशन डे 1 पे अराइज हो गया था। हमारा राइट टू कंसिडरेशन डे 1 पे अनकंडीशनल था। हमने कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल 18,000 रुपए से डेबिट कर दिया और दूसरी तरफ हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 18,000 रुपए से क्रेडिट कर रहे होंगे। हमारा पैसे मांगने का राइट है, हमारा पैसे मांगने का राइट अनकंडीशनल है, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट। हमारी कंसिडरेशन ड्यू हो चुकी है, गुड्स एंड सर्विसेज फ्यूचर में देना है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि डे 1 पे कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल 18,000 से डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 18,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। अब पहले महीने का एंड आया, मैंने 1 महीने की सर्विसेज दे दी। दूसरे महीने का एंड आया, मैंने 2 महीने की सर्विसेज दे दी। इसी तरह से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे महीने के आखिर में, हर महीने के आखिर में मैं उसे एक महीने की टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। यानी कि हर महीने के आखिर में एक महीने की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जा रही है। यानी कि हर महीने के आखिर में एक महीने की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। पहले महीने के आखिर में मैं सिंपली क्या करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट 3,000 रुपए से। इसी तरीके से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे महीने के आखिर में कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू 3,000 रुपए से क्रेडिट करता जाऊंगा। डे 1 पे स्टूडेंट हमें पे नहीं किया, हमने कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर दिया 18,000 रुपए से। क्यों?
क्योंकि हमारा राइट टू कंसिडरेशन अनकंडीशनल था, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट। राइट टू कंसिडरेशन ड्यू था, गुड्स एंड सर्विसेज फ्यूचर में देनी थी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। पहले महीने के आखिर में, दूसरे महीने के आखिर में, तीसरे महीने के आखिर में एंड सो ऑन, हर महीने के आखिर में एक एक महीने की सर्विसेज देता जा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करता जाऊंगा, रेवेन्यू 3,000 रुपए से क्रेडिट करता जाऊंगा। 2 महीने बाद जब स्टूडेंट ने मुझे एक्चुअली 18,000 रुपए पे किए, तो 2 महीने बाद आपके पास 18,000 से कैश डेबिट, और डे 1 पे जो आपने कॉन्ट्रैक्ट रिसीवर रिकॉर्ड किया था, ये 18,000 रुपए से सिंपली क्रेडिट हो जाएगा। डे 1 पे जो हमने कॉन्ट्रैक्ट रिसीवर 18,000 रुपए से डेबिट किया था, ये एक्चुअली रियलाइज कब हो रहा है, ये एक्चुअली मटेरियलाइज कब हो रहा है? सर 2 महीने बाद जब स्टूडेंट एक्चुअली पे कर रहा है। तो 2 महीने बाद जब स्टूडेंट हमें पे करेगा तो हम 18,000 रुपए से कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। अब पहले वाले सिनेरियो में हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, दूसरे वाले सिनेरियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ कवर किए। अब तीसरा सिनेरियो एक स्पेशल केस है। तीसरे सिनेरियो में मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, मुझे कहता है कि सर क्या गारंटी है कि अगर मैं आपसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ता हूं तो मेरा पेपर कंफर्म क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूं मेरे पास रिजल्ट उठाकर देख लो, या जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे फीडबैक ले लो कि अगर तुम मुझसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ोगे तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम्हारा ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट कहता है सर अगेन ये तो आपकी वर्बल गारंटी है ना, हो सकता है मेरा पेपर क्लियर ना हो सकता है मैं पेपर को पास ना कर सकूं, कोई कॉन्क्रीट गारंटी देना मुझे। तो मैं स्टूडेंट को कहता हूं चलो आपको अगर इतना ही मुझ पर भरोसा नहीं आ रहा, एक काम करो, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की मुझसे क्लासेस लो, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की मुझसे क्लासेस लो। इंस्टीट्यूट का कोई एडमिन का बंदा आपसे फीस डिमांड नहीं करेगा। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, जब आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए और जब आपका रिजल्ट आ जाए और आप पास हो जाओ, तब आप हमें पे करना। मैंने स्टूडेंट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करा, मैंने कहा ठीक है अगर आपको भरोसा नहीं है कोई बात नहीं, आप हमें कोई फी पे ना करो, आप सुकून से 6 महीने तक क्लासेस लो, कोई एडमिन का बंदा आपको परेशान नहीं करेगा, आप स्पेशल केस हो। 6 महीने के बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा और आप पेपर में क्लियर हो जाओगे, उस दिन हम आपसे पैसे डिमांड कर रहे होंगे। अब इस तीसरे केस में, इस स्पेशल सिनेरियो में, डे 1 पे जब स्टूडेंट ने इनरोलमेंट करवाई, क्या मैं अपने पास कोई कंसिडरेशन रिसीव रिकॉर्ड कर सकता हूं? नहीं सर, स्टूडेंट ने हमें कुछ पे नहीं किया, स्टूडेंट तो पेपर पास होने के बाद पे करेगा। क्या मैं स्टूडेंट से कोई कंसिडरेशन डिमांड कर सकता हूं? नहीं सर, ये स्पेशल केस था, मैंने स्टूडेंट को कहा था कि 6 महीने तक तुमसे कोई फीस नहीं मांगेगा, बल्कि उस वक्त तक तुमसे कोई फीस नहीं मांगेगा जब तक तुम्हारा पेपर क्लियर ना हो जाए। तो इस सिनेरियो में हमें डे 1 पे कोई जनरल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है। रीजन बीइंग के थर्ड सिनेरियो में डे 1 पे ना कोई कंसिडरेशन हमने एडवांस में रिसीव की है, ना कोई कंसिडरेशन हमारी ड्यू हुई है, तो हम डे 1 पे कोई जनरल एंट्री रिकॉग्नाइज, कोई कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होंगे। लेकिन तीसरे सिनेरियो में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद और इसी तरह से 6 महीने बाद, हर महीने के एंड में मैं इसे एक महीने की क्लासेस ऑफर करता जा रहा हूं, एक महीने की टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता जा रहा हूं। तो हर महीने के बाद मुझे एक महीने की सर्विसेज के अगेंस्ट, एक महीने की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। तो मैं मंथ 1 से लेकर मंथ 6 के एंड तक 3,000 रुपए से रेवेन्यू क्रेडिट करता जाऊंगा, 3,000 रुपए से रेवेन्यू क्रेडिट करता जाऊंगा। अब सवाल ये होता है कि डेबिट क्या करेंगे? क्या हम कस्टमर से कोई कंसिडरेशन एडवांस में रिकवर कर चुके हैं? नहीं। क्या हम कस्टमर से कोई कंसिडरेशन एडवांस में ड्यू कर चुके हैं? नहीं। क्या हमारा कस्टमर से कंसिडरेशन मांगने का राइट ड्यू हो चुका है? क्या हमारा कस्टमर से कंसिडरेशन मांगने का राइट अनकंडीशनल हो चुका है? नहीं सर, आपने ही स्टूडेंट को गारंटी कर दिया था कि जब पेपर पास हो जाए तब फी पे करना। तो यहां पे पहले महीने से लेकर 6ठे महीने तक हमारे पास 3,000 रुपए से रेवेन्यू तो क्रेडिट हो रहा होगा, लेकिन अब की बार जो हमारे पास डेबिट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी नहीं, वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट हो रहा होगा। रीजन बीइंग कि यहां पे जो आपका राइट टू कंसिडरेशन है ये कंडीशनल है, ये डिपेंडेंट है अपॉन द स्टूडेंट पासिंग द सब्जेक्ट। स्टूडेंट उस वक्त तक पैसे पे करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं है या रिस्पॉन्सिबल नहीं है जब तक उसका सब्जेक्ट क्लियर ना हो जाए। यानी कि मेरा राइट टू कंसिडरेशन अनकंडीशनल, मेरा राइट टू कंसिडरेशन कंडीशनल है। तो यहां पे हर महीने के आखिर में रेवेन्यू 3,000 रुपए से क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट एसेट 3,000 रुपए से डेबिट हो रहा होगा। मंथ 1 से लेकर मंथ 6 तक हर महीने के आखिर में मैं ये जनरल रिकॉर्ड करूंगा। फिर कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर होता है, स्टूडेंट एग्जाम में पास हो जाता है। अब जिस वक्त स्टूडेंट एग्जाम में पास हो गया, मेरे एडमिन के बंदे, मेरे रिकवरी के बंदे उसके पीछे पैसे मांगने के लिए लग सकते हैं, उसके पीछे पैसे रिकवर करने के लिए लग सकते हैं। जिस दिन स्टूडेंट इस एग्जाम को क्लियर कर लेगा उस दिन मेरा राइट टू कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर कंडीशनल से अनकंडीशनल हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से क्या वादा लिया था कि जिस वक्त तुम पास हो जाओगे उस वक्त पे कर देना। तो जैसे ही वो एग्जाम में क्लियर हुआ,
अब जो मेरा राइट टू कंसिडरेशन है वो कंडीशनल से अनकंडीशनल हो गया है। तो यानी कि स्टूडेंट के एग्जाम क्लियर होने पे हम अपना कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट कर देंगे। शुरू के 6 महीने में सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, पैसे एडवांस में रिकवर नहीं किए, पैसे एडवांस में मांग भी नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट करता गया। जब स्टूडेंट ने एग्जाम क्लियर कर लिया, अब हमारा राइट टू कंसिडरेशन अनकंडीशनल हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट 18,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। और फिर जब भी स्टूडेंट फाइनली पे कर देगा, चाहे अगले दिन पे कर दे, 1 महीने बाद पे कर दे, 6 दिन बाद पे कर दे, कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। देखिए तीसरे सिनेरियो में जो कंडीशन थी वो पैसेज ऑफ टाइम नहीं थी, तीसरे सिनेरियो में जो कंडीशन थी वो पैसेज ऑफ टाइम नहीं थी, बल्कि तीसरे सिनेरियो में जो कंडीशन थी वो स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर करना था। इसलिए मैंने अपने पास जैसे जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, मैंने अपने पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया। कॉन्ट्रैक्ट एसेट था क्या? कंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन फॉर विच गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड। पहले महीने के आखिर में 1 महीने की सर्विस दे दी, लेकिन हमारा राइट टू कंसिडरेशन कंडीशनल है क्लियरेंस ऑफ एग्जाम के ऊपर, हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट किया। इसी तरीके से पहले महीने से लेकर 6ठे महीने तक यही काम किया, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। जब स्टूडेंट ने एग्जाम क्लियर कर लिया, हमारा कंडीशनल राइट से अनकंडीशनल राइट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट 18,000 रुपए से क्रेडिट। और जब स्टूडेंट ने फाइनली हमें पे कर दिया तो हमारे पास कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। अब इस इलस्ट्रेशन को अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब चलते कुछ हम IFRS 15 की इन टेक्निकल जॉर्गन्स की डेफिनेशंस को कवर करते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन आ रही है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की डेफिनेशन में कहता है एन एंटिटीज ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर गुड और सर्विसेज टू अ कस्टमर फॉर विच द एंटिटी हैज रिसीव्ड कंसिडरेशन और द अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। तो सिंपली यहाँ भी डेफिनेशन में वही बात लिखी है जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की डेफिनेशन में समझा था कि अगर आप कस्टमर से कंसिडरेशन एडवांस में रिसीव कर लो या फिर आपकी कंसिडरेशन ड्यू हो जाए, लेकिन कस्टमर को आपने गुड्स एंड सर्विसेज फ्यूचर में प्रोवाइड करने, तो इस केस में आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। तो सेम यहाँ पे भी यही बात करता है कि एन एंटिटीज ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर द गुड और सर्विसेज टू द कस्टमर, हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, यानी कि फ्यूचर में प्रोवाइड करनी है। लेकिन इसके अगेंस्ट हम एंटिटी से कंसिडरेशन रिसीव कर चुके हैं, इसके अगेंस्ट हमारी एंटिटी से कंसिडरेशन, हमारी कस्टमर से कंसिडरेशन ड्यू हो चुकी है, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होगा। आगे कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट माइट रिक्वायर पेमेंट इन एडवांस और अलाउ द सप्लायर अ राइट टू कंसिडरेशन दैट इज अनकंडीशनल दैट इज रिसीवेबल बिफोर इट ट्रांसफर अ गुड और सर्विस टू द कस्टमर। सर हमारे कॉन्ट्रैक्ट या हमारे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है कि जिसके तहत कस्टमर ने कंसिडरेशन एडवांस में पे करनी है, या जिसके तहत हमारा कस्टमर से राइट टू कंसिडरेशन ड्यू हो जाए, राइट टू कंसिडरेशन अनकंडीशनल हो जाए, राइट टू कंसिडरेशन रिसीवेबल बन जाए। तो सर इस केस में जो आपके पास क्रेडिट लैग होगा, अगर आप कंसिडरेशन एडवांस में रिसीव कर लो या आपकी कंसिडरेशन ड्यू हो जाए, तो आपके पास क्रेडिट लैग में कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। और फिर आगे कहता है इन दीज केसेस द सप्लायर प्रेजेंट्स द कॉन्ट्रैक्ट एज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी व्हेन द पेमेंट इज मेड और द पेमेंट इज ड्यू व्हिचएवर इज अर्लियर। तो जिस वक्त आप कस्टमर से एडवांस में पेमेंट रिसीव कर लो या जिस वक्त आपसे कस्टमर से एडवांस में पेमेंट ड्यू हो जाए, व्हिचएवर इज अर्लियर की बेसिस पे आप अपने पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। तो ये तो सिंपल सा टर्म था हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन हमने कवर की कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल की। कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल की डेफिनेशन को देखते हैं, कहता है एन एंटिटीज राइट टू कंसिडरेशन, एन एंटिटीज राइट टू कंसिडरेशन दैट इज अनकंडीशनल, एन एंटिटीज राइट टू कंसिडरेशन दैट इज अनकंडीशनल। अगर हमारी कंपनी का कस्टमर से अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल है, दैट्स इट। यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का कोई जिक्र ही नहीं किया, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर कर दी हो, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर ना की हो, जिस वक्त आपका कस्टमर से अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन अराइज होगा, इस अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन को हम कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल कह रहे होंगे। कहता है अ राइट टू कंसिडरेशन इज अनकंडीशनल ओनली इफ द पैसेज ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड बिफोर द पेमेंट इज ड्यू। अगर पैसेज ऑफ टाइम रह गया है तो ये अनकंडीशनल राइट है, लेकिन अगर पैसेज ऑफ टाइम के अलावा कोई और परफॉर्मेंस देनी है, कोई और इवेंट होना है, कोई और हैपनिंग होनी है, तो फिर ये कंडीशनल राइट कहलाया जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल इज द अनकंडीशनल राइट। सिर्फ पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है, यहाँ पे पैसेज ऑफ टाइम के अलावा कोई और परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हमारे पास अनकंडीशनल राइट कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल अराइज हो रहा होगा। और फिर तीसरी डेफिनेशन हमने कवर की थी कॉन्ट्रैक्ट एसेट की। कॉन्ट्रैक्ट एसेट की डेफिनेशन में कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट
is the entity's right to consideration in exchange for goods and services that the entity has transferred to the customer when that right is conditional on something other than passage of time, for example entity's future performance. कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट हमारा कस्टमर से राइट टू कंसिडरेशन है, हमारा कस्टमर से राइट टू कंसिडरेशन है उन गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में जो हमने कस्टमर को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में जो हमने कस्टमर को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन ये जो हमारा राइट टू कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर है ना, ये राइट टू कंसिडरेशन कंडीशनल है, ये राइट टू कंसिडरेशन कंडीशनल है किसी इवेंट के ऊपर, किसी फ्यूचर परफॉर्मेंस के ऊपर, किसी फ्यूचर हैपनिंग के ऊपर अदर देन पैसेज ऑफ टाइम। याद रखिएगा पैसेज ऑफ टाइम इज नॉट द कंडीशन। अगर मैं किसी को 10 दिन के, 20 दिन के, 1 महीने के, 2 महीने पे क्रेडिट पे कोई चीज सेल कर रहा हूं तो ये कंडीशनल राइट नहीं है, ये अनकंडीशनल राइट ही है। लेकिन पैसेज ऑफ टाइम के अलावा कोई भी कंडीशन हो, फॉर एग्जांपल कि इनवॉइस इशू होने पे पेमेंट रिसीव होगी, फॉर एग्जांपल कि थर्ड पार्टी इंजीनियर या थर्ड पार्टी वर्क सर्वेयर वर्क को सर्टिफाई करेगा तो पेमेंट होनी है, फॉर एग्जांपल कि कोई और फ्यूचर परफॉर्मेंस पे पेमेंट होनी है, अगर इस तरह की कोई कंडीशनल है तो ये कंडीशनल राइट है। अगर सिर्फ पैसेज ऑफ टाइम है तो पैसेज ऑफ टाइम इज नॉट द कंडीशनल राइट, इट इज द अनकंडीशनल राइट। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एसेट? कि आपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट आपका राइट टू कंसिडरेशन है, लेकिन वो राइट टू कंसिडरेशन आपका कंडीशनल है, तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। अब देखें ये जो 3 टर्म्स हमने कवर की ना, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल एंड कॉन्ट्रैक्ट एसेट, अगर इन तीनों टर्म्स की जिंदगी का नेक्स्ट फेज देखें कि ये तीनों टर्म्स अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज्ड हैं तो आगे जाकर ये किस तरह से अनरिकॉग्नाइज होंगे, आगे जाकर ये किस तरह से डी रिकॉग्नाइज होंगे, यानी कि इनकी लाइफ का नेक्स्ट फेज क्या होगा, तो वो भी समझते हैं। देखिए अगर हम कस्टमर से कंसिडरेशन एडवांस में रिसीव कर ले या हमारी कस्टमर से कंसिडरेशन ड्यू हो जाए, जिसके नतीजे में गुड्स एंड सर्विसेज फ्यूचर में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम अपने पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। और जैसे जैसे हम कस्टमर को फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे जैसे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट करते जाएंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कर रहे होंगे। यानी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के लाइफ का नेक्स्ट फेज रेवेन्यू है, यानी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की लाइफ का नेक्स्ट फेज रेवेन्यू है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल की, अगर आपके पास अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन अराइज हो गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल सब्सिक्वेंटली डी रिकॉग्नाइज कैसे होगा? जब आपका कस्टमर आपको पे कर देगा। कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल क्रेडिट, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा होगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल की लाइफ की नेक्स्ट फेज क्या है? कैश रिसीव्ड। यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल की लाइफ का नेक्स्ट फेज क्या है? रिकवरी फ्रॉम द कस्टमर। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एसेट, सर कॉन्ट्रैक्ट एसेट हमारा कस्टमर से कंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन था, जिस वक्त ये कंडीशनल राइट से अनकंडीशनल राइट बनेगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक हमने जो सिनेरियो 3 देखा था, जब स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर हो गया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट कंडीशनल राइट अनकंडीशनल राइट बन गया था, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट कर दिया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट कर दिया था। यानी कॉन्ट्रैक्ट एसेट की लाइफ का नेक्स्ट फेज कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आगे जाकर रेवेन्यू की फॉर्म में खत्म होगी, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल आगे जाकर रिकवरी फ्रॉम कस्टमर की फॉर्म में खत्म होगा, और कॉन्ट्रैक्ट एसेट आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल बन जाएगा। प्रैक्टिकली जब हम अपने कस्टमर के लिए काम कर दें लेकिन इनवॉइस इशू ना करें तो हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि इनवॉइस इशू होने पे पैसे मांग सकते हैं। प्रैक्टिकली जिस वक्त हम काम करते हैं और इनवॉइस इशू ना करें, हम अपने पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड करते हैं, और जिस वक्त हम कस्टमर को इनवॉइस इशू कर देते हैं उस वक्त हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाता है। यही बात यहां लिखी है कि इन प्रैक्टिस वेयर रेवेन्यू हैज बीन इनवॉइस्ड और रिसीवेबल इज रिकॉग्नाइज्ड, बट वेयर रेवेन्यू हैज बीन अर्न्ड यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, बट नॉट इनवॉइस, लेकिन इनवॉइस इशू नहीं की, अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड। अब ये जो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये 3 इंपॉर्टेंट जार्गन्स हमने आज के इस डिस्कशन में कवर किए, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल एंड कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का नाम है। जरूरी नहीं है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यही टर्म आपको नजर आ रही हो एसेट और लायबिलिटीज में। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी ऐसा नोमेनक्लेचर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इन कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करे, और हमारे यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के स्टेक होल्डर को हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स का नाम है। हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यही टर्म आपको नजर आ रही हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको एडवांस फ्रॉम कस्टमर नजर आ रहा हो।
अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हो सकता है बहुत सारे यूजर्स को समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या है, तो आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिख दिया या अनअर्न इनकम अनअर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर या अनअर्न इनकम या अनअर्न रेवेन्यू इज एज गुड एज कि आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की बात कर रहे हो। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स के नाम है। अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम वो नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल की जगह हो सकता है ट्रेड रिसीवेबल आ रहा हो सकता है डेटर आ रहा हो, लेकिन रिजल्ट वो कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये हमारे पास IFRS 15 में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से पर्टेनिंग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। आई होप ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।